स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो 10 बड़ी खबर जो कोरोना से जुड़ी हुई। देश में अब तक का 1834 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। देश में 41 पहुंची है कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 116 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है। अकेले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 48 यहां कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 हो गई है, तो वहीं आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12 है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में 8, बरेली में 6 केस सामने आ चुके हैं। वहीं कानपुर नगर में 1, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 1 केस सामने आया है। वाराणसी में 2, शामली में 1, जौनपुर में 1, बागपत में 1 केस सामने आया है। वहीं लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बारे में पुष्टि हो चुकी है। तो ये 10 बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर्स की टीम स्क्रीनिंग के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंची। टीम को कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की खबर मिली थी। यहां पर 4 लोगों की टीम पहुंची थी। यहां पर पुलिस फोर्स भी उनके साथ मौजूद। स्क्रीनिंग के दौरान ये टीम लोगों के सवालों का जवाब दे रही थी कि अचानक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया। तो देखिए जरा, यहां इनकी भलाई के लिए ही मेडिकल टीम अपनी जान के परवाह किए बगैर पहुंची थी, लेकिन ये लोग दुश्मन बन गए मेडिकल टीम के लोगों के ही। और वहां पर देखिए कैसे उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया। जबकि यहां पर खबर मिली थी कि कोरोना से संक्रमित कोई शख्स है, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए मेडिकल टीम पहुंची थी, ताकि उसे बाकी लोगों से अलग किया जा सके, ताकि संक्रमण उसके जरिए किसी और तक न फैले। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में मेडिकल टीम का पहुंचना, पुलिस फोर्स का पहुंचना इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मेडिकल टीम पर ही हमला कर दिया। क्या हुआ आपके साथ घटना? आप लोग वहाँ जांच करने नहीं, तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरा डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी, तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए 2 लोग। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता। साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ, और पूरी पुलिस फोर्स भी थी। सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बच नहीं सकते थे। पत्थरबाजी करने लगे। शुरू में अच्छे से हम लोग ने 1 की स्क्रीनिंग की, बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग थे भीड़ में? जो महिला पुरुष दोनों थे कि? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए, तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। तो इस मेडिकल टीम में महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। बावजूद इसके लोगों का रवैया आपने देखा, किस तरह से पत्थरबाजी। आखिर क्या वजह है, क्यों लोग इस तरह से नाराज हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर उनके भलाई की ही बात हो रही है अगर उनकी जांच हो रही है तो। इधर मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। BMC की टीम मौके पर पहुंची। उसने पूरी इमारत को सील किया जिसमें वो शख्स रहता था। इस बीच धारावी में भीड़ हटते ही पुलिस और लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। BMC की यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति, ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर एक बिल्डिंग को सील किया गया, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, लेकिन उसके बाद लोगों और पुलिस टीम के बीच विवाद की शुरुआत हो गई। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब लॉकडाउन के दौरान इकट्ठा लोगों को भीड़ को समझाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को लाठी डंडों से पीटने के बाद उन्हें घायल कर दिया गया। बाद में दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी इन लोगों ने हमला किया। बताया यह जा रहा कि पूर्व प्रधान नारा सिंह के घर के बाहर यह भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने घायल सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत की वजह से सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को मेरठ रेफर किया गया है। वहीं SSP पहले अस्पताल पहुंचे, फिर घटनास्थल पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों
को गिरफ्तार किया है। तो पूर्व प्रधान के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जबकि इस वक्त धारा 144 हर तरफ लागू है और भीड़ कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है। भीड़ इकट्ठा होने की सूरत में पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। बावजूद इसके यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। कौन कौन घायल है? दरोगा जी यार, दोनों सिपाही हैं। तो कौन से गांव के मामला है? ये मोरना। किस बात पे? अब बात का पता तो नहीं भाई हमें, हम तो खेत में काम कर रहे थे। गांव वालों ने किया हमला? हाँ, गांव वालों ने किया। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी 2 पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। हालत कैसी है सर? गंभीर जो है? सब इंस्पेक्टर है हमारे, वो क्रिटिकल है। उसके अलावा 2 कांस्टेबल्स हैं, उनको भी चोटें आई हैं, बट वो ठीक हैं। सब इंस्पेक्टर को मेरा बिनेश पवार हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ है। बिनेश, पुलिस प्रशासन के सामने तो पहले ही बड़ी चुनौती है, लॉकडाउन का पालन करवाना, लोगों की किसी तरह की समस्या ना हो, उनकी सुविधाएं उस पर भी काम करना, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी प्रशासन के पास ही है। और उस बीच जब इस तरह का मसला होता है तो ये परेशानी, चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है। पूर्व प्रधान के घर के बाहर भीड़ क्यों थी और क्यों यहां पर ये बवाल हुआ? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह लॉकडाउन की स्थिति है और बार बार भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसी को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो पूरा मामला था, उसी में सूचना पुलिस को मिली थी और उसी अनुसार पुलिस वहाँ पहुंची थी कि जो भीड़ इकट्ठा थी उसको घरों में किस तरह भेज दिया जाए। और उसी के अनुसार जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने उनसे सबसे अपील की घर जाने के लिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए का प्रयास किया पुलिस ने। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और जो वहां भीड़ इकट्ठे थी उसी के बीच पुलिस और भीड़ के बीच में किसी बात को लेकर विवाद, उसी बात को लेकर विवाद हो गया। जी बिनेश, घायल पुलिसकर्मियों के बारे में क्या अपडेट, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, जो दरोगा है उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, उसको मेरठ रेफर कर दिया गया था। जहां 2 सिपाही थे उसमें से एक रवि नाम का सिपाही था, उसको भी मेरठ रेफर कर दिया गया, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई थी, उसको भी मेरठ रेफर कर दिया गया है। दोनों का इलाज मेरठ में चल रहा है, जबकि तीसरा जो सिपाही है उसकी हालत ठीक है, वो मुजफ्फरनगर अस्पताल में एडमिट है, जिसका इलाज यहाँ चल रहा है। जी बिनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर भीड़ दुश्मन बन गई उन पुलिस वालों की जो उनके भले के लिए ही पहुंचे थे, जो समझा रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा न करें क्योंकि इसकी वजह से कोरोना का संक्रमण, इसका खतरा बढ़ता है। सहारनपुर से खबर, जहां पर कोरोना के डर से लगा ली गई है फांसी। गन्ना विकास परिषद शेरमऊ का एक क्लर्क जिसने फांसी लगा ली है, ऑफिस में ही उसने फांसी लगाई है और अपनी जान दे दी है। बताया ये जा रहा है कि इसे शक था कि इसे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से ही उसने फांसी लगाई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के सदस्यों के बर्ताव पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर में कई सदस्यों ने हंगामा किया। मनपसंद खाना नहीं मिलने पर इन्होंने न सिर्फ हंगामा किया है, बल्कि उन्हें जब ऐसा करने से रोका गया तो खाना देने वाले सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने धमकी दी है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि की है। रेलवे के अधिकारी ने माना कि तबलीगी जमात के कई सदस्यों को व्यवहारिक दिक्कतें हैं। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात हेडक्वार्टर से 2361 सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था, जहां पर उनकी कोरोना वायरस से जुड़े मामले की मेडिकल जांच हो रही है। तबलीगी जमात ने मंगलवार को भी निजामुद्दीन से क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए बस में बैठते वक्त गलत व्यवहार किया था। ये भी आरोप उन पर लगे थे। हमने देखा था कि किस तरह से बस के बाहर वो लगातार थूक रहे थे, ताकि अब इनका कहना था कि अगर किसी में कोरोना का संक्रमण है तो ये फैल जाए। पुलिस वालों की टीम पर भी ये थूक रहे थे, तब बस का शीशा बंद करना पड़ा था। और फिर जब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया तो यहाँ पर भी इन्होंने हंगामा मचाया। इनका कहना है कि इन्हें मनपसंद खाना नहीं दिया जा रहा है और इसी मांग के साथ इन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की।
और इधर बलिया से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने घर के आगे बैठी 2 महिलाओं को पीट दिया है। प्रेग्नेंट महिला की लाठियों से पिटाई की है, ये खबर आ रही है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने इनको पीटा है। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर, महिलाओं को पीटने की तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। घर के बाहर 2 महिलाएं बैठी थी। आरोप ये है कि इनमें प्रेग्नेंट महिला भी थी और पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी पिटाई कर दी है। किसी शख्स ने इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया, जो कि अब वायरल हो रहा है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की टीम पर प्रेशर जरूर है लॉकडाउन का, बावजूद उसके ये उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती कि प्रेग्नेंट महिला और महिलाओं को इस तरह से पीटे। घर के बाहर 2 महिलाएं बैठी हुई थी जिन पर पुलिस ने डंडे का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर देखिए, दूर से किसी ने अपने मोबाइल फोन में ये जो पुलिस की करतूत है उसे कैद किया है। तो बलिया की ये खबर, पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक महिला की पिटाई कर दी है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, हम समझ रहे हैं कि पुलिस टीम के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है, बावजूद इसके ये उम्मीद तो कतई नहीं कर सकते कि महिलाओं की पिटाई कर दे पुलिस। 2 महिला बैठी थी और डंडे का इस्तेमाल। देखिए, बिल्कुल मेनका जिस महिला की पिटाई हुई है वो महिला गर्भवती है और वो अपने घर के बाहर बैठी थी और पुलिस के 2 जवान वहां पहुंचे, अचानक कुछ बात की और उसके बाद पुलिस ने अपना आपा खो दिया और महिला को सड़क पर गिरा कर मारा। अगर तस्वीरों में आप देखें तो पुलिस उसे उठाकर पटक दे रही है। तो इस तरह अमानवीय व्यवहार जिस तरह पुलिस कर रही है वो कतई बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है, कराया जाना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता पुलिस करे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं। हालांकि जो एसपी देवरिया बलिया है उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों पर नहीं हुई है जिन्होंने इस महिला को जमकर पीटा। चूंकि गर्भवती महिला है लिहाजा उसे काफी चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक अमानवीय व्यवहार जो देखने को आया है, ऐसी तस्वीरें लोगों को विचलित करती हैं और पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। मेनका बिल्कुल, और एसपी बलिया को भी ये वीडियो देखना चाहिए और जांच की बात वो जरूर कर रहे हैं, कार्रवाई तुरंत हो इसकी हम उम्मीद करेंगे। और डीजीपी को भी ये देखना चाहिए कि पुलिस वाले किस तरह से काम कर रहे हैं। अजीत, धन्यवाद। तो ऐसे वक्त में जब मसला बहुत संवेदनशील है, ऐसे वक्त में जब देश एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, पुलिस टीम पर बहुत प्रेशर है, तमाम निर्देशों का पालन करने का प्रेशर है, लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। पुलिस का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता है कि महिला को बीच सड़क पीट दे और इस तरीके से पीटे। कोविड-19 से निपटने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। 1139 करोड़ रुपए का बजट जिलों और स्वास्थ्य विभाग को जारी किया गया है। मजदूरों के भरण पोषण के लिए 750 करोड़ रुपए, शेल्टर होम में भोजन के लिए 215 करोड़ और मास्क, पीपीआई, आरटी, पीसीआर, वेंटिलेटर्स के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। यूपी राहत कंट्रोल रूम को दूसरे राज्यों के कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जा रहा है। तो कई बड़े कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी, कोई परेशानी आड़े न आए। खबर कानपुर से, जहां पर 8 विदेशी जमातियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बाबूपुरवा में पकड़े गए थे ये 8 विदेशी जमाती। बाबूपुरवा थाने में दर्ज की गई है रिपोर्ट। सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में क्वारंटाइन में हैं। 8 विदेशी निजामुद्दीन से कानपुर आए थे, जिनकी जानकारी मस्जिद की ओर से प्रशासन को नहीं दी गई थी। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो इन्हें पकड़ा गया है। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, कई अलग अलग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और इस वक्त ये क्वारंटाइन सेंटर में है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर तबलीगी मरकज में शामिल 5 लोग मिले हैं। पड़ोसियों की सूचना पर प्रशासन ने यहां पर कार्रवाई की। दशाश्वमेध और भेलुपुर इलाके के घरों में रह रहे थे ये सभी 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है और पूरे परिवार की अब स्क्रीनिंग की जाएगी। आसपास के मोहल्ले की भी जांच की जाएगी। मोहल्ले के लोग भी अब जांच के दायरे में हैं कि कहीं कोई संक्रमण की स्थिति या कोई केस तो यहां नहीं। और ग्रेटर नोएडा में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव केस। पाम ओलंपिया सोसाइटी की यह खबर है, जहां पर 4 केस मिले हैं। सास, मां और 2 बेटियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2 बेटियों में से एक बच्ची की उम्र महज 9 साल है। महिला का पति नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। पति की रिपोर्ट आई कोरोना नेगेटिव, लेकिन पूरे परिवार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर सीएमओ का ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले डीएम और अब सीएमओ का ट्रांसफर हुआ है। सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। सीएमओ पर लापरवाही का आरोप, इससे पहले डीएम पर भी लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई और अब सीएमओ पर यह एक्शन हुआ है। ट्रांसफर कर दिया गया है नोएडा के सीएमओ का। लगातार नोएडा में
कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके पीछे जो लापरवाही सरकार बता रही है वो नोएडा की डीएम की पहले लापरवाही बताई गई। सरकार का कहना है कि जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर नोएडा के अधिकारियों ने पालन नहीं किया और इसी का नतीजा है कि नोएडा में इस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। नोएडा की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर नमाजियों को अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं। देखिए जरा, छत पर यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। नोएडा में एक तरह जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां नोएडा में तेजी से बढ़ रही है, वहीं पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सेक्टर 16 का यह वीडियो, घरों की छत पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नमाज अदा की इन्होंने। प्रशासनिक आदेशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मस्जिद में इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई, मना किया गया तो घरों की छतों पर ही ये इकट्ठा होने लगे। तो देखिए जरा, कोरोना संक्रमण की वजह से ये खतरा न बढ़े, जबकि नोएडा की स्थिति सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इस वक्त खतरे में है नोएडा। यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में ही कोरोना के मरीज, और उसके बाद भी यहां की लापरवाही देखिए। जब मस्जिदों में नमाज भीड़ इकट्ठा करके नमाज पर रोक लगाई गई तो घरों की छतों पर ये इकट्ठा हो गए, जबकि लॉकडाउन के दौरान तमाम धार्मिक अनुष्ठान पर रोक है, प्रदर्शनों पर भी रोक है। किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता, किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता जहां पर भीड़ इकट्ठा हो। एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके जब मस्जिद में नमाज पर रोक लगाई गई तो घर की छतों पर इकट्ठा होकर के ये नमाज अदा कर रहे हैं। इन्हें इस बात का डर कतई नहीं कि अब जरा सोचिए, इस भीड़ में अगर किसी एक को भी कोरोना का संक्रमण हो तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। उसका नतीजा यह होगा कि जो तमाम लोग मौजूद हैं उनमें भी संक्रमण का खतरा होगा, वो भी संक्रमित हो सकते हैं और फिर उनके जरिए उनका पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। लेकिन यह डर इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले जमात के लोगों को प्रशासन लगातार ट्रैक कर रहा है। जो लोग अब तक मिल चुके हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। अलग अलग जिलों में इन लोगों को प्रशासन खोज रहा है। ऐसे में मुरादाबाद में प्रशासन ने 36 लोगों की पहचान की है जिन्हें हिरासत में लिया गया, आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जबकि जौनपुर के बरसठी थाना पुलिस ने कुसा गांव के मदरसे में छिपकर बैठे 12 जमातियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद सभी को मदरसे में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। खबर यह भी है कि ट्रेन से जौनपुर ये पहुंचे थे और ऐसे में अगर एक भी पॉजिटिव इसमें से निकला तो डर बहुत ज्यादा, खतरा बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेन के जरिए ये यहां पहुंचे और ऐसे में कई 100 लोगों के संपर्क में ये आए होंगे। फिलहाल प्रशासन लगातार ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है और आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपना रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुरादाबाद और जौनपुर की तस्वीर। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन हुआ था, तबलीगी जमात के लोगों का मरकज, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर आए थे और विदेशों से भी लोग आए थे और इसी मरकज से बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में पूरे देश में अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग राज्यों के शहरों के मस्जिदों में पहुंचे और दीन के प्रचार प्रसार के लिए ये लोग पहुंचे। लेकिन इन्हीं में कई में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप और हर तरफ इन्हें तलाशा जा रहा है ताकि इन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। इटावा में जिला कारागार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर्चस्व को लेकर कैदियों के 2 गुटों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। कैदियों के दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चला। बीच बचाव करने पहुंचे जेल कर्मियों पर भी कैदियों ने हमला किया। हमले में 12 कैदी और डिप्टी जेलर समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल कैदियों में गंभीर रूप से घायल एक कैदी को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। हालात काबू करने के लिए एसएसपी समेत कई थानों के पुलिस बल और पीएससी को यहां पर बुलाना पड़ा। प्रशासनिक आधार पर आए हुए हैं कैदी, एक आगरा जेल से और एक कानपुर जेल से। उनका रोल इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे डिप्टी जेलर हैं, एक उनको भी चोटें आई हैं और बीच बचाव करने में जो कैदी थे उनको भी इसमें चोट आई हैं। बाकी इनका जेल के अंदर अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं एक्चुअल कारण क्या थे, क्या उसमें नहीं थे। इसमें जो कुछ भी इंडिसिप्लिन क्रिएट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है हमारे द्वारा की जाएगी।
द हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची आर्य ने तबलीगी जमात को लेकर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने जमातियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोरोना बम की तरह काम कर रहे हैं। साध्वी ने कहा कि निजामुद्दीन तो महज एक झांकी है, लाखों मदरसे और मस्जिद अभी बाकी हैं। भाई निजामुद्दीन तो एक झांकी है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों मस्जिदें और मदरसे अभी बाकी है, उनमें जिहादी कोरोना बम छुपे हुए हैं। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से आज हाथ जोड़ करके और राष्ट्र हित में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। साध्वी प्राची अपने लिए कोई राज सिंहासन नहीं मांग रही, देश हित में, राष्ट्र हित में मांग कर रही हूं कि कुरान का नाम लेकर के कोरोना दूर करने वालों पर, इन जिहादियों पर, तबलीगियों पर प्रतिबंध तुरंत लगाइए। नाथ गोरखपुर नहीं जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से मुख्यमंत्री ने गोरखपुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इस बार लखनऊ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करेंगे। हर साल मुख्यमंत्री कन्या पूजन के लिए गोरखपुर जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब रामनवमी पर सीएम योगी गोरखपुर नहीं जाएंगे। और रामनवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों से अपील है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान घर पर ही करें, लॉकडाउन का पूरा समर्थन दें, तभी भारत के कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान को एक नई गति मिलेगी और सभी संक्रमण के सुरक्षित रह सकेंगे। प्रदेशवासियों को उन्होंने रामनवमी की बधाई भी दी। वहीं काशी के संतों ने भी इस बार लोगों से अपील की है कि कन्या पूजन न करें। संतों ने ऐसा क्यों कहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी। जब कभी बात धर्म और विज्ञान पर आके टिकती है और धर्म और विज्ञान के बीच में कोई बात फंसती है तो काशी से हमेशा एक नई नज़ीर पेश की जाती है, एक नया उदाहरण पेश किया जाता है। और इस बार भी कोरोना के कारण 21 दिन के लॉकडाउन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है और अब कन्या भोज की बारी है, ऐसे में काशी से ये नज़ीर पेश करते हुए काशी के संतों ने यह आह्वान किया है कि इस बार कन्या भोज ना करा के बल्कि कन्या भोज का संकल्प करें और किसी गरीब को खिलाएं। हमारे देश की कन्या का अभिनंदन करें और इनके कल्याण के लिए इनको अपने घर पर ना बुलाएं, बल्कि इनके नाम का जो आप राशन निकालें, पूड़ी हलवा जो भी बनाएं और इनके माता पिता को, इनके पूरे परिवार को भेज दें। यहाँ पर बड़ी संख्या में कैलाश मठ में संत जमा हुए हैं और यहाँ पर शंखों की ध्वनि के साथ आज शंख यहाँ पर संध्या आरती में बजने के साथ साथ आज इस शंख से एक आवाहन हो रहा है। इस शंख की गूंज जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के कन्या भोज को लेकर भीड़ घर पर ना बुलाएं, बल्कि जो कन्या को आप दक्षिणा देना चाहते हैं वो प्रधान। तो देखा आपने, आप भीड़ घर पर न इकट्ठा करें, दूसरों की जान खतरे में न डालें, ये अपील काशी से की गई है। इधर कानपुर में जाने माने गोल्डी ग्रुप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए डीएम को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा है। पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ जंग में शासन प्रशासन के मिशन को और मजबूत बनाने के लिए गोल्डी मसाले कंपनी की ओर से 11 लाख रुपए का चेक प्रशासन को सौंपा गया। हेतु जो डिजीज़ पूरे विश्व को इस समय अपने चपेट में ले रखी है, हमने कानपुर शहर में अपने डीएम साहब को 11 लाख रुपए की चेक प्रशासन को दी है, जो कि पूरे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस महामारी में किस तरह पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। हम गोल्डी मसाले अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति समर्पित ये 11 लाख रुपए की चेक बड़े ही हर्ष के साथ दे रहे हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि हम लोग के, सब लोग के, व्यापारियों के इस योगदान से प्रशासन को जो मदद मिलेगी, किसी तरह हम लोग को इस चपेट से बाहर निकाले और बहुत जल्दी हम वापस से अपने भारत को, अपने देश को, अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को उस सुनहरे सफ़र की तरफ ले चलें जहाँ पर केवल खुशहाली हो और स्वस्थ भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। गोल्डी मसाले कानपुर की एक बड़ा ब्रांड है, उन लोगों ने 11 लाख रुपए की सहयोग राशि उसमें।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।